हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है एक और बेटे की माँ। आज वो आया भी काम छोड़कर अपने घर भाग गई कि यहाँ ज़रूर कोई साया है जो इस घर को बीमार कर जाता है। उसने उसे कितना समझाया कि ऐसी कोई बात नहीं, और उसे उस छोटे बच्चे का वास्ता भी दिया कि वो अकेला कैसे रहेगा, मगर वो नहीं मानी और चली गई। दोपहर में वही उसे खाना पहुंचा गई और तमाम सावधानियां बरतने की सलाह दे डाली। मगर 6 साल का बच्चा आखिर क्या समझेगा? आखिर वो मुन्ना से साल भर छोटा ही है। मगर मुन्ने का सवाल अपनी जगह था। कुछ सोचते हुए बोली, अरे ऐसा कुछ नहीं है। उसके मम्मी पापा दोनों ही बाहर नौकरी करने वाले ठहरे। शुरू से ही उसे अकेले रहने की आदत है। तुम्हारी तरह डरपोक थोड़े ही है। जब किसी के मम्मी पापा नहीं होंगे तो कोई भी डरेगा मम्मी, वो बोल रहा था। आया भी चली गई, अब वो क्या करेगा? अब ज्यादा सवाल जवाब मत करो, मैं उसे खाना नाश्ता दे दूंगी, और क्या कर सकती हूँ। बहुत हुआ तो उससे फोन पर बात कर लेना। उसे उसकी मम्मी हॉर्लिक्स देती थी और उसे कॉर्नफ्लेक्स बहुत पसंद है। ठीक है, वो भी दे दूंगी उसे, मगर अभी सवाल पूछ पूछ कर मुझे तंग मत करो। और श्वेता को देखो कि वो क्या कर रही है। वो अपने खिलौनों की बास्केट खोले पापा के पास बैठी खेल रही है। ठीक है, तो तुम भी वहीं जाओ और उसके साथ खेलो। मुझे किचन में बहुत काम है। काम वाली नहीं आ रही है। मगर मुझे खेलने का मन नहीं करता और पापा टीवी खोलने नहीं देते। ठीक ही तो करते हैं, टीवी में केवल कोरोना के डरावने समाचार आते हैं। फिर वो कंप्यूटर पर बैठकर ऑफिस का काम कर रहे होंगे। उसने उसे टालने की गरज से कहा, तुम्हें मैंने जो पत्रिकाएं और किताबें लाकर दी हैं उन्हें पढ़ो। किचन का सारा काम समेट वो कमरे में जाकर लेट गई तो उसके सामने किशोर का चेहरा उभर कर आ गया। ओह, इतना छोटा बच्चा कैसे अकेले रहता होगा। उसके सामने राजेश जी और उनकी पत्नी रूपा का अक्स आने लगा था। पहले राजेश जी 1 सप्ताह पहले अस्पताल में भर्ती हुए थे और 3 दिनों पहले उनकी पत्नी रूपा भी अस्पताल में भर्ती हो गई। अब सुनने में आया है कि वो आईसीयू में है और उसे ऑक्सीजन दी जा रही है। अगर उसके साथ ऐसा होता तो मुन्ना और श्वेता का क्या होता? बहुत अच्छा होगा कि वो जल्दी घर लौट आएं और अपने बच्चे को देखें। राजेश जी अपने किसी रिश्तेदार को बुला लेते या किसी के यहाँ किशोर को भेज देते तो कितना ठीक रहता। मगर अभी के दौर में रखेगा भी कौन? सभी तो इस छूत की बीमारी कोरोना के नाम से ही दूर भागते हैं। वैसे राजेश जी भी कम नहीं हैं। उन्हें इस बात का अहंकार है कि वो एक संस्थान में उपनिदेशक हैं। पैसे और रसूख वाले हैं। रूपा भी बैंक कर्मी है तो पैसों की क्या कमी। मगर इनके पीछे बच्चे का क्या हाल होगा, शायद ये भी उन्हें सोचना चाहिए था। उनके रूखे व्यवहार के कारण ही नीरज भी उनके प्रति तटस्थ ही रहते हैं। किसी एक का अहंकार दूसरे को सहज भी तो नहीं रहने देता। रूपा भी एक तो अपनी व्यस्तता के चलते, दूसरे अपने पति की सोच की वजह से किसी से कोई खास मतलब नहीं रखती। वो तो उनका बेटा उसी विद्यालय में पढ़ता है जिसमें मुन्ना पढ़ता है। फिर एक ही अपार्टमेंट में आमने सामने रहने की वजह से वे मिलते जुलते भी रहते हैं। इसीलिए मुन्ना जरूरत से ज्यादा संवेदनशील होकर सोच रहा है। सोच तो वो भी रही है, मगर इस कोरोना की वजह से वो उस घर में चाहकर भी नहीं जा पाती और ना ही उसे बुला पाती है। शाम को उसके घर की घंटी बजी तो उसने घर का दरवाजा खोला। उसके सामने हाथ में मोबाइल फोन लिए बदहवास सा किशोर खड़ा था। वो बोला, आंटी, अस्पताल से फोन आया था। घबराए स्वर में किशोर बोलने लगा। उधर से कोई कुछ कह रहा था, मैं कुछ समझा नहीं। बाद में कोई पूछ रहा था कि घर में कोई बड़ा नहीं है क्या। वो असमंजस में पड़ गई, बच्चे को घर के अंदर बुलाऊं या नहीं। जिसके माँ बाप दोनों ही संक्रमित हों उसके साथ क्या व्यवहार करना चाहिए। फिर भी ममता ने जोर मारा। उसमें उसे अपने मुन्ने का अक्स दिखाई दिया तो उसे घर के अंदर बुलाकर बिठाया और उससे मोबाइल फोन लेके कॉल बैक किया। मगर वो रिंग होकर जा रहा था। तब तक मुन्ना और नीरज ड्राइंग रूम में आ गए थे। मुन्ना उछलकर उसके पास चला गया।
वो अभी कुछ कहती कि नीरज बोले, बच्चा है, उसे कुछ नहीं हुआ है, उसका भी आरटीपीसीआर हुआ था, कुछ नहीं निकला है। वो थोड़ी आश्वस्त हुई। उधर मुन्ना बातें करते हुए किशोर के साथ दूसरी ओर चला गया था कि मोबाइल फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन अस्पताल से ही था। नीरज ने कोरोना से पीड़ित पड़े पड़ोसी के भाई को अमेरिका फ़ोन किया तो सरल सा जवाब मिला, उन लोगों ने अपने मन की करी, अब खुद भुगतो। और पीछे कहा गया। फ़ोन उठाकर हेलो कहा तो उधर से आवाज़ आई, आप राकेश जी के घर से बोल रही हैं? नहीं, मैं उनके पड़ोस से बोल रही हूँ। वो बोली, सब ठीक है ना? सॉरी मैम, हम मिसेज़ रूपा को बचा नहीं सके। 1 घंटा पहले ही उनकी डेथ हो गई। आप उनकी डेड बॉडी लेने और अन्य औपचारिकताएं पूरी करने यहाँ आ जाएं। ये सुनकर उसका पैर थरथरा सा गया। ये वो क्या सुन रही है? नीरज ने आकर उसे संभाला और उसके हाथ से फोन लेकर बातें करने लगा था। कहिए क्या बात है? अब कहना क्या है? उधर से फिर वही आवाज आई, अब डेड बॉडी लेने की औपचारिकता रह गई है, आप आकर उसे पूरा कर दीजिए। सॉरी, हम इस संबंध में कुछ नहीं जानते। नीरज बोल रहे थे, मिसेज रूपा के पति राकेश जी आप ही के अस्पताल में कोरोना वार्ड में एडमिट हैं, उनसे संपर्क कीजिए। इतना कहकर उन्होंने फोन काटकर प्रश्नवाचक दृष्टि से शोभा को देखा। शोभा को तो जैसे काट मार गया था। बड़ी मुश्किल से उसने खुद को संभाला तो नीरज बोले, एक नंबर का अहंकारी है राकेश, ऐसे आदमी की मदद क्या करना? कल को कहीं ये ना कह दे कि आपको क्या ज़रूरत थी कुछ करने की। वैसे भी इस कोरोना महामारी के बीच बाहर कौन निकलता है, वो भी उस अस्पताल में जाना जहां वैसे पेशेंट भरे पड़े हों। तब तक किशोर उनके पास चला आया और पूछने लगा, मम्मी पापा लौट के आ रहे हैं ना अंकल? इस नन्हे अबोध बच्चे को कोई क्या जवाब दे? ये विकट संकट की घड़ी थी। उसे टालने के लिए वो बोली, अभी मैं तुम लोगों को कुछ खाने के लिए निकालती हूँ, पहले कुछ खा लो। मुझे भूख नहीं है आंटी, मुझे कुछ नहीं खाना। कैसे नहीं खाना? नीरज द्रवित से होते हुए बोले, मुन्ना और श्वेता के साथ तुम भी कुछ खा लो। फिर वो शोभा से बोले, तुम किचन में जाओ, तब तक मैं कुछ सोचता हूँ। वो जल्दी में दूध में कॉर्नफ्लेक्स डालकर ले आई और तीनों बच्चों को खाने को दिया। फिर वो किशोर से मुखातिब होती हुई बोली, तुम्हारे नाना नानी या मामा मौसी होंगे ना, उनका फ़ोन नंबर दो, मैं उनसे बात करती हूँ। मेरी मम्मी का कोई नहीं है, वो इकलौती थी, मैंने तो नाना नानी को देखा भी नहीं। कोई बात नहीं, दादा दादी चाचा चाची तो होंगे। नीरज उसे पुचकारते हुए बोले, उनका ही फोन नंबर बताओ। दादा दादी का भी देहांत हो गया है। एक चाचा हैं लेकिन वो अमेरिका में रहते हैं। कभी कभी पापा उनसे बात करते थे, तो उनका नंबर निकालो, वो शीघ्रता से बोली। हम उनसे बात करते हैं। किशोर ने मोबाइल फ़ोन में वो नंबर ढूंढ कर निकाला। नीरज ने पहले उसी फ़ोन से उन्हें डायल किया तो फ़ोन रिंग ही नहीं हुआ। ये आईएसडी नंबर है, फ़ोन कहाँ से होगा? कहकर वो झुंझलाए। फिर उस नंबर को अपने मोबाइल में नोट करके फ़ोन लगाया। कई प्रयासों के बाद वो फ़ोन लगा तो उसने अपना परिचय दिया। आप सुरेश जी हैं ना, राकेश जी के भाई? मैं उनका पड़ोसी नीरज बोल रहा हूँ। आपके भाई और भाभी दोनों ही कोरोना पॉजिटिव हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। तो मैं क्या करूं? उधर से आवाज आई। अरे, आपको जानकारी दे रहा हूं, आप उनके रिश्तेदार हैं। उनका बच्चा 1 सप्ताह से फ्लैट में अकेला ही रह रहा है। कहा ना कि मैं क्या करूं? उधर से जल्लाहट भरी आवाज आई। उन लोगों ने अपने मन की करी तो भुगते भी। अस्पताल में ही भर्ती है ना, ठीक होकर वापस लौट आएंगे। नीरज ने शोभा को इशारा किया तो वो उनका इशारा समझ बच्चों को अपने कमरे में ले गई। तो वो फोन पर उनसे धीरे से बोले, आपकी भाभी की डेथ हो गई है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं अमेरिका में हूँ, यहाँ भी हजार परेशानियां हैं, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। अरे, कुछ नहीं कर सकते ना सही, मगर बच्चे को फोन पर तसल्ली तो दे लो। मगर तब तक उधर से कनेक्शन कट चुका था। ये तो अपने भाई से भी बढ़कर खड़ूस निकला। नीरज बड़बड़ाए और उसकी ओर देखते हुए फोन रख दिया। तब तक किशोर आ गया था। आंटी, मैं अपने घर नहीं जाऊंगा, मुझे मेरी मम्मी के पास पहुंचा दो, वहीं मुझे जाना है।
तुम्हारी मम्मी अस्पताल में भर्ती हैं और वहाँ कोई नहीं जा सकता, तो मैं आप ही के पास रहूँगा। ठीक है, रह लेना। वो उसे पुचकारती हुई बोली, मैं तुम्हें कहाँ भेज रही हूँ। तुम खाना खाकर मुन्ने के कमरे में सो जाना। बच्चों के कमरे में एक फोल्डिंग बिछा, उस पर बिस्तर लगा, वो उसे सुलाकर किचन में आ गई। ढेर सारे काम पड़े थे, उन्हें निपटाते रात के 11 बज गए थे। अचानक उस बेसुध सो रहे बच्चे किशोर के पास का मोबाइल घनघनाया, तो उसने दौड़ दौड़ कर फ़ोन उठाया। उधर अस्पताल से ही फ़ोन था। कोई रुचिका नामक नर्स उससे पूछ रही थी। मिस्टर राकेश ने किन्हीं मिस्टर नीरज का नाम बताया है। वो घर पर हैं? वो मेरे पति हैं, मगर मेरे पति क्या कर लेंगे? मिस्टर राकेश बोले हैं कि वो कल उनके कार्यालय में जाकर उनके एक साथी से मिलने और रुपए ले आए। मैं कहीं नहीं जाने वाला, नीरज भड़क कर बोले। जान पहचान है नहीं और मैं कहाँ कहाँ भटकता फिरूंगा। बच्चे का मुंह क्या देख लिया, सभी हमारे पीछे पड़ गए। इस समय हाल ये है कि लॉकडाउन है और बाहर पुलिस डंडे बरसा रही है। और इस समय कोई स्वस्थ आदमी भी अस्पताल जाएगा तो वो कोरोना ग्रस्त हो जाए। वो एकदम उलझन में पड़ गई। कैसी विषम स्थिति है। और उनकी बात भी सही थी। अब जो होगा कल ही सोचेंगे, कहते हुए उसने बत्ती बुझा दी। सुबह किशोर जल्द ही जग गया था। उसने किशोर से पूछा, तुम अपने पापा के ऑफिस में उनके किन्हीं दोस्त को जानते हो? हाँ, वो विनोद अंकल है ना, उनका फ़ोन नंबर भी है। एक दो बार उनका फ़ोन भी आया था। मगर अभी किस लिए पूछ रही हैं? ऐसा है किशोर बेटे, तुम्हारी मम्मी के इलाज और ऑपरेशन के लिए अस्पताल में ज़्यादा पैसों की ज़रूरत आ पड़ी है और तुम्हारे पापा ने इसके लिए उनके ऑफिस में बात करने को कहा है। हाँ हाँ, वो डायरेक्टर है ना, वो ज़रूर पैसा दे देंगे। इतना कहकर वो मोबाइल में उनका नंबर ढूंढने लगा। फिर खोज कर बोला, ये रहा उनका मोबाइल नंबर। किशोर से फ़ोन ले उसने उन्हें फ़ोन कर धीमे स्वर में सारी जानकारी दे दी। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। वैसे मैं एक आदमी द्वारा आपके पास रुपए भिजवाता हूँ, मगर हम रुपयों का क्या करेंगे? वो बोली। अब तो बस मिट्टी को राख में बदलना है। आप ही उसका इंतज़ाम कर दें। मिस्टर राकेश अस्पताल में भर्ती हैं और उनका बेटा अभी बहुत छोटा है, मासूम है। उसे भेजना तो दूर, ये खबर बता भी नहीं सकती। अभी तो बात यह है कि डेड बॉडी को शमशान पर कैसे ले जाया जाएगा। संक्रामक रोग होने के कारण मेरे पति ने कहीं जाने से साफ मना कर दिया है। बिल्कुल ठीक किया, मैं भी नहीं जाने वाला। कौन बैठे बिठाए मुसीबत मोल लेगा? मैं देखता हूँ, शायद कोई स्वयंसेवी संस्था ये काम संपन्न करा दे। लगभग 12 बजे दिन में एक आदमी शोभा के घर आया और उन्हें 10,000 रुपये देते हुए बोला, विनोद साहब ने भिजवाए हैं। शायद बच्चे की परवरिश में इसकी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। राकेश साहब कब घर लौटें पता नहीं। उन्होंने एक एजेंसी के माध्यम से डेड बॉडी की अंत्येष्टि करा दी है। लेकिन हम पैसे लेकर क्या करेंगे? हमारे पास इतना पैसा है कि एक बच्चे को खिला पिला सकें। रख लीजिए मैडम, समय संयोग कोई नहीं जानता। वो बोला, कब पैसे की ज़रूरत आ पड़े कौन जानता है। फिर उनके पास हैं तभी तो दे रहे हैं। ओह, बेचारा बच्चा अपनी माँ का अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाया। ये प्रकृति का कैसा खेल है। अच्छा है मैडम, कोरोना संक्रमित से जितनी दूर रहा जाए उतना ही अच्छा है। जाने वाला तो चला गया, मगर जो हैं वो तो बचे रहे। किशोर दोनों बच्चों के साथ हिल मिल गया था। मुन्ना उसके साथ कभी मोबाइल देखता तो कभी लूडो या कैरम खेलता। 3 साल की श्वेता उसके पीछे पीछे डोलती फिरती थी और किशोर भी उसका ख्याल रखता था। उसे कभी कभी किशोर पर तरस आता कि देखते देखते उसकी दुनिया उजड़ गई। बिन माँ के बच्चे की हालत क्या होती है, ये वो अनेक जगह देख चुकी थी। रात 10 बजे जब वो सभी को खिला पिलाकर निश्चिंत हो सोने की तैयारी कर रही थी कि अस्पताल से फिर फोन आया। तो पूरे उत्साह के साथ मोबाइल उठाकर किशोर बोला, हाँ भाई बोलो, मेरी मम्मी कैसी हैं? कब आ रही हैं वो? घर में कोई बड़ा है तो उसको फ़ोन दो। उधर से आवाज़ आई, उनसे ज़रूरी बात करनी है। किशोर अनमने भाव से फ़ोन लेकर नीरज के पास गया और बोला, अंकल आपका फ़ोन है। कहिए क्या बात है? वो बोले, राकेश जी कैसे हैं? ही इज़ नो मोर।
उनकी आधे घंटे पहले डेथ हो चुकी है। मुझे आपको इन्फॉर्मेशन देने को कहा गया, सो फ़ोन कर रही हूँ। आगे की बात नीरज से सुनी नहीं गई और फ़ोन रख दिया। फ़ोन रखकर वो किचन की ओर बढ़ गए। वो किचन से हाथ पोंछते हुए बाहर निकल ही रही थी कि उसने मुंह लटकाए नीरज को देखा तो घबरा गई। क्या हुआ जो घबराए हुए हो? हाथ पोंछते हुए उसने पूछा। फिर कोई बात? बेडरूम में चलो, वहीं बताता हूँ। कहते हुए वो बेडरूम में चले गए। वो उनके पीछे बेडरूम में आई तो वो बोले, बहुत बुरी खबर है, मिस्टर राकेश की भी डेथ हो गई। क्या? वो अवाक होकर बोली। उस नन्हे बच्चे पर ये कैसी विपदा आ पड़ी? अब हम क्या करें? करना क्या है? ऐसी घड़ी में कोई कुछ चाहकर भी नहीं कर सकता। इतना कहकर वो विनोद जी को फ़ोन लगाने लगे। हाँ कहिए, क्या हाल है विनोद जी? विनोद जी बोले, बच्चा परेशान तो नहीं कर रहा? बच्चे को तो हम बाद में देखेंगे ही, बल्कि देख ही रहे हैं। वो उदास स्वर में बोले, अभी अभी अस्पताल से खबर आई है कि मिस्टर राकेश भी चल बसे। ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है? अब जो हो रहा है वो हम भुगत ही रहे हैं। उनकी डेड बॉडी की आप एजेंसी के माध्यम से अंत्येष्टि करा ही देंगे। सवाल ये है कि इस बच्चे का क्या होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है सर। फिलहाल तो वो बच्चा आपके घर में सुरक्षित माहौल में रह रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। सवाल ये है कि कब तक ऐसा चलेगा? बच्चा जब जानेगा कि उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं, तो उसकी कैसी प्रतिक्रिया होगी? अभी तो हमारे पास वो बच्चों के साथ है, तो अपना दुख भूले बैठा है। मैं उसे रख भी लूं तो वो रहने को तैयार होगा। मेरी पत्नी को उसे अपने साथ रखने में परेशानी नहीं होगी, बल्कि मैं उसके मनोभावों को समझते हुए ही यह निर्णय ले पा रहा हूँ। मान लीजिए कि मेरे साथ ही कुछ ऐसी घटना घटी होती, तो मैं क्या करता? मेरे बच्चे कहाँ जाते? ऊपर वाले ने मुझे इस लायक समझा कि मैं एक और बच्चे की परवरिश करूं, तो यही सही। ये मेरे लिए चुनौती समान है और ये चुनौती मुझको स्वीकार है। धन्यवाद मिस्टर नीरज जी, आपने मेरे मन का बोझ हल्का कर दिया। लॉकडाउन खत्म होने दीजिए तो मैं आपके पास आऊँगा और बच्चे को राज़ी करना मेरी जिम्मेदारी होगी। मैं उसे बताऊँगा कि अब उसके माता पिता नहीं रहे और आप लोग उसके अभिभावक हैं। उसकी परवरिश और पढ़ाई लिखाई के खर्चों की चिंता नहीं करेंगे। ये हम सभी की जिम्मेदारी होगी ताकि किसी पर बोझ ना पड़े और वो बच्चा एक जिम्मेदार नागरिक बने। नीरज की बातों से शोभा को परम शांति मिल रही थी। उसे लग रहा था कि उसका तनाव घटता जा रहा है और वो एक और बेटे की मां बन गई है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? इसका अंत आपको कैसा लगा? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके सुझाव मेरा हौसला बढ़ाएंगे ताकि मैं एक बेहतर तरीके से आने वाली कहानियाँ प्रस्तुत कर सकूं।